अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी हिरा कौन है? जी सर। जी अच्छा, ओके। हिरा। जी हिरा, थोड़ा सा बता दीजिए क्वालिटी ऑफ साउंड, लाइट, एवरीथिंग ओके है या नहीं है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, जी कितने पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और हमें कब शुरू कर लेना चाहिए? सर, अभी तो 23 आए हैं, तो 5 to 10 मिनट्स और वेट करते हैं, फिर आप स्टार्ट करें। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक। पहले स्लाइड को थोड़ा सही करना पड़ेगा। ओके सर। काफी ज्यादा गलतियां हैं इसमें तो। ओके, ठीक। तो अभी तक कैसी चल रही हैं क्लासेस आप लोगों की? सही चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी हो रही है काफी। अच्छा, ओवरवेल्म तो नहीं हो गए आप लोग? सिर्फ ये एक सवाल सर का जवाब बस दे वो दें। रोटेशन का काफ़ी मिक्सअप हो रहा है, तो सबको यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हो जाएगा। मैंने इस बारे में डॉक्टर अदनान से बात भी की थी, हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर वीक रोटेशन चेंज करो, लेकिन टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं, तो किसी का पीबीएल मिस हो रहा है, किसी की क्लिनिकल टीचिंग का लॉस हो रहा है। बाकी लेक्चर वाइज तो लेक्चर्स तो सबके सही जा रहे हैं। ओके, ठीक है, जी ठीक है। नहीं, आप लोग ओवरवेल्म तो नहीं हो गए हैं? ये जो आपकी लगातार जो मैराथन क्लासेस हो रही हैं, एक के बाद एक, और दिन में कई कई क्लासेस हो रही हैं, तो जी उससे सर, ये तो है, ऐसा तो नहीं हो कि एग्जॉस्टेड तो हो जाता है। एग्जॉस्ट हो रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये तो है इशू। अब ये टाइम जो था आपका, वो तकरीबन 3 मंथ्स का आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना पड़ रहा है, और जी सर। विद नो पेशेंट्स, हैंड ऑन कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इशू तो होगा इसके अंदर। लेकिन इसको हम कंपनसेट इस तरह से कर सकते हैं कि आपकी एक असेसमेंट का, आई डोंट नो क्या अभी तक बना है, कोई सिस्टम बना है या नहीं बना, कि असेसमेंट आप लोगों की किस तरह से होगी, कोई उसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उसमें जो है अगर वो एक अच्छा सा प्लान उसका बनाया जाए, तो उससे मे बी आप लोगों को जो काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं वो कवर अप हो जाएंगी। जी सर। तो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स जो हैं आम तौर पे क्या यूज़ कर रहे हैं? लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या सेल फोन के ऊपर अटेंड कर रहे हैं क्लासेस? आइडिया है सर, आपको? मुझे जितना आइडिया है, शायद मेजॉरिटी फोन से है, लेकिन कुछ कुछ शायद अपने लैपटॉप से। मेजॉरिटी फोन से आती है। अच्छा, फोन जी के ऊपर सर। तो इमेजेस जो है ना, उनकी क्वालिटी बहुत खराब होगी, क्योंकि आप कितना मैग्नीफाई करेंगे उसको। जी तो जैसे रेडियोलॉजी की क्लासेस हैं, उसमें तो काफ़ी सारा कुछ इमेजेस के ऊपर ही होता है, और उसमें तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो लैपटॉप्स हैं नहीं, या ये कन्वीनियंस की वजह से जो है वो फ़ोन के ऊपर यूज़ हो रहे हैं, क्लासेस सर, ली अब जा रही हैं? ये आइडिया नहीं है, लेकिन आई गेस जिनके पास है तो वो लैपटॉप से ही आते हैं। अच्छा, जी ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है वो चेक कीजिए प्लीज़। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे मालूमात करें जी कि जी सर, मैं अक्सर पूछती हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ोन यूज़ कर रही हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट ओके ये सर। अगर इसको लैपटॉप को भी टेलीविज़न स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया जाए ना, तो और भी बेहतर है। जहाँ तक इमेजेस का ताल्लुक है, तो वो ज़्यादा बेहतर, उसमें आपको जो है वो समझ में चीज़ें जल्दी आ जाएंगी। तो जी अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जब शुरू करना हो तो मुझे बता दीजिएगा कि कितने लोग आ जी चुके सर। हैं, अगर हमारे। सर, अभी 36 हो गए हैं पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, जी ओके, सर। ठीक है, लेट मी गो थ्रू इट क्विकली।
अच्छा, आज दो अलग अलग क्लासेस होंगी। पिछली दफ़ा वो एक ही की कंटिन्यूटी थी, जिसकी वजह जी से जी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो उसमें रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लग गया था ना, वो तकरीबन 3 घंटे के करीब हो गई थी क्लास, एक ही सेशन हुआ था। तो अभी दो क्लासेस होंगी, एक क्लास ऑफ हो जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी शुरू करेंगे। ओके सर। जी हाँ। तो इसमें आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है कि आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्टली? जी सर, अगर आप मेरे नाम पे या मोर पे क्लिक करेंगे ना तो उसमें अलाउ रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, तो जो पीसी से होगा सिर्फ उसी का ऑप्शन आएगा, तो आप अलाउ कर दें तो हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सॉरी, लेकिन ये मुझे कि मुझे कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना होगा? सर पार्टिसिपेंट्स में जहाँ पे सबके नेम्स आ रहे हैं, तो उसके साथ म्यूट और मोर का ऑप्शन आ रहा है। मोर पे अलाउ रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, जब आप मोर पे टैप करेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। Let me see. म्यूट के साथ आ रहा है इसमें। मोर का ऑप्शन होगा। और का नहीं है इसमें ऑप्शन। ठहरिए, मैं ऊपर देखता हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन see. Okay. बेटा, इसमें जरा ये चेक करना कि ये इसमें कोई ऐसी ऑप्शन है कि म्यूट के साथ मोर का ऑप्शन आ रहा हो, जिसमें से हम उनको ये अथॉरिटी दे दें कि वो रिकॉर्डिंग साथ साथ कर लेना। मोर ये है ना इधर। जी अच्छा, इसमें अब क्या करना है मोर में? अलाउ रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। सॉरी ना हो जाए। वीडियो ऑन कर दो। सॉरी, यहाँ पे तो कहीं भी नहीं मिल रहा ना ऐसा कुछ। हाँ, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू एनोटेट आ रहा है इसके अंदर, यही है क्या? नहीं सर, पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट शो हो रही है आपको, जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। जी 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 हाँ, लिस्ट शो हो रही है ना। उसमें मेरे नाम के आगे टैप करें तो आ जाएगा, क्योंकि मैं लैपटॉप से हूँ, तो जो लैपटॉप से आते हैं तो उनके पास ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, आपके इसमें एक तो आ रहा है म्यूट, और एक जो है मेरे उसमें 3 डॉट्स आ रहे हैं ना। म- उसमें 3 डॉट के अंदर म्यूट है, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, चैट, रीनेम, मेक होस्ट। मेक होस्ट में करूँ क्या? कर दे भले सर, फिर रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे पास। अलाउ रिकॉर्ड, अलाउ रिकॉर्ड जी में जी करूँ? जी। अलाउ जी जी, रिकॉर्ड। अलाउ रिकॉर्ड। जी जी, ओके, फिर मेरे ठीक है। पास हो जाएगा। ठीक है जी, सही है, ओके। ओके सर। अभी ठीक हो गया? जी सर, अब हो रही है रिकॉर्ड। ओके, दैट्स गुड। So shall we start? कुछ यस सर, आई आइडिया? थिंक अब कर लेना चाहिए, 53 तो हो गए। ओके, चलिए ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो पहला टॉपिक है वो शॉक पे है, और ये शुरू में ही हमें इसको क्लियर कर लेना चाहिए कि वी विल बी डीलिंग विद द
वेस्कुलर शॉक एंड नॉट द न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक जो है एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, और वो या वेजोवेगल जो जिसको हम कहते हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हम इसको यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और सेशन में आपके साथ कोई और डिस्कस कर लेगा उसको। हम जिस शॉक को यहाँ पे डिटेल में किसी हद तक डिटेल में डिस्कस करेंगे वो कार्डियोवेस्कुलर शॉक कह लें या वेस्कुलर शॉक कह लें उसको। ठीक है, तो बेसिकली ये उसी तरह की एक क्लास है जैसे लास्ट सैटरडे को हमने 2 क्लासेस की थी, जिसमें से एक असेसमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट थी, जो कि एक ऐसी सूरत हाल थी जिसके अंदर although कि हम अपने घरों में और अपने बेड पे और अपने टेबल चेयर पे आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, लेकिन हम विजुअलाइज ये कर रहे हैं कि वी आर इन द इमरजेंसी रूम और हमें कुछ बहुत जल्दी और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और इमरजेंसी उसके अंदर थी। दूसरी जो क्लास थी वो चेस्ट एक्सरे पे थी, जिसमें हम बड़े कंफर्टेबल थे एंड देयर वाज नो अर्जेंसी इन दैट। तो आज भी इसी तरह से है। हमारी जो पहली क्लास है वो शॉक पे है, और शॉक अगेन is a medical condition, it's not a disease, it's a status, it's a state जिसके अंदर एक इमरजेंसी है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और इमरजेंसी है, जिसके लिए हमें अपने आप को विजुअलाइज करने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त बेसिकली हम ईआर में हैं, हम क्लासरूम में नहीं हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, बल्कि हम इमरजेंसी रूम में हैं। आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए आज से पूरे 1 साल के बाद, जब आप हाउस जॉब कर रहे होंगे, या आपसे पूरे 2 साल के बाद जब आप किसी भी जगह पे या तो मेडिकल ऑफिसर होंगे या रेजिडेंसी प्रोग्राम में होंगे, चाहे आप मेडिसिन में हो या गाइनी ऑप्स में हो या सर्जरी में हो, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। यू कैन एनकाउंटर शॉक while you are doing any sort of practice, जिसमें किसी भी तरह की मेडिकल प्रैक्टिस जो है, कुछ में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ऐसे किसी सूरत हाल को एनकाउंटर करें, और कुछ चीज़ों में ऐसा बहुत शाज़ व नादिर होता है। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें आज की क्लास से क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए ना, जो हम 1 घंटे में चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें लाजमी तौर पे सीख लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि शॉक है क्या, उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में समझना, और किस तरह की एक सिचुएशन है उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता है कि शॉक क्या है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में और पैथोलॉजी में, हम शॉक को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो अहम तरीन मरहला है कि एज ए डॉक्टर या एज ए यंग डॉक्टर, हम जब ऐसा पेशेंट देखें तो हम उस वक्त रिकग्नाइज कर सकें कि हमारा जो पेशेंट है वो स्टेट ऑफ शॉक के अंदर है। क्योंकि असल मसला रिकग्नाइज करना नहीं है, असल मसला उसको मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए बहुत बुनियादी सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम किस टाइप के शॉक को डील कर रहे हैं। जो शॉक की 4 किस्में बयान की जाती हैं, उसमें से हम किस किस्म, क्योंकि सबकी मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है, एंड रिजल्ट समझें एक हो सकता है, या जो जिस कंडीशन में पेशेंट हमें प्रेजेंट कर रहा है उसमें हमें कुछ कॉमनैलिटीज नज़र आ सकती हैं, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत डिफरेंट है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ऑल्दो कि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, लेकिन कैसे देंगे ये बहुत इसके शुरू से ही बिल्कुल हमारे स्ट्रेटजी जो होती है वो डिफरेंट होती है, जो कि हम अगली चंद स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसकी वर्किंग क्लासिफिकेशन का पता हो। वर्किंग क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें ये पता हो कि इसकी जो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हम इसको शॉक को कैसे डिवाइड करेंगे, और ताकि हमें मैनेज करने में आसानी हो इसको। और चौथा स्टेप जो कि ऑब्वियसली अहम तरीन स्टेप है, और पेशेंट के पर्सपेक्टिव से ये स्टेप सबसे ज़्यादा अहम है कि हम उसको एडिक्वेटली मैनेज कर सकें। उस पेशेंट को, जो पेशेंट हमारे सामने है उसको हम मैनेज कर सकें। तो
पिछली जो क्लास थी हमारी असेसमेंट ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट, उसमें भी हमने यही सीखा था कि एट टाइम्स जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो अकेले होते हैं उस वक्त जिस वक्त ऐसी किसी सिचुएशन का सामना उन्हें करना पड़ता है, और जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स होते हैं वो बड़े क्रूशल होते हैं पेशेंट मैनेजमेंट के अंदर, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। उसके बाद हेल्प आ जाती है। जब हेल्प आ जाती है, चाहे वो किसी सीनियर की हो, चाहे आपने टेलीफोन पे किसी की हेल्प ली हो, या चंद घंटों के बाद किसी सीनियर फैकल्टी का राउंड हो, या कोई कंसल्टेंट अवेलेबल हो गया हो, तो फिर चीज़ें जो हैं आसान हो जाती हैं और जिम्मेदारी जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है किसी दूसरे के कंधों पे। लेकिन शुरू के चंद जो मिनट और घंटे होते हैं उसमें उमूमन जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो अकेले ही इस सारी सूरत हाल से निमट रहे होते हैं। तो द वेरी फर्स्ट फ्यू steps in the management that you must know in all cases of shock. तो इसको हम एक दफ़ा से दोहरा लेते हैं, आप लोग भी अपना जहन बना लीजिए और इसको समझने की कोशिश करें कि हम अगले चंद मिनट में जो अगले इसमें 8-9 स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। शॉक है क्या बेसिकली, उसको हमें किस एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि हम उसको मैनेज करने वाले हैं, और दर हकीकत क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें किस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, और हम जब मरीज़ को देखें तो हम उस वक्त रिकग्नाइज कर सकें उसको कि हमारा मरीज़ जो है वो शॉक में है। हमें ये पता हो, हमारी बैकग्राउंड नॉलेज इनफ हो ये डिसाइड करने के लिए कि जो 4 कैटेगरीज हैं बेसिक मेन शॉक की, उसमें से हमारा पेशेंट जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और हम उसको मैनेज करने के लिए जो इब्तदाई फ्यू स्टेप्स हैं, द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स या जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हमें पता होने चाहिए इसके अंदर। तो अगर हमें ये पता है तो हम वी आर अ सेफ फिजिशियन, वी आर अ सेफ यंग डॉक्टर फॉर आवर पेशेंट्स। फिर जैसे जैसे आप पेशेंट देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, तो आप सीखते जाएंगे, और बेहतरीन जो आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सिखाएगी तो वो आपकी प्रैक्टिस है, जैसे जैसे आप पेशेंट देखेंगे। तो जो बातें सबको पता होनी चाहिए, किसी भी MBBS डॉक्टर को या किसी भी यंग डॉक्टर को पता होनी चाहिए, हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम बुक खोल के देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी नजर आएंगी जो इस प्रेजेंटेशन में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि वो या तो कैलकुलेशंस होती हैं, मंजिया तो कटेगा ਉਹਨੂੰ खड़ा करना वा ਉਹਨੂੰ हमें दूसरी सीधी तरह करना वा सिलेंडर ਕਿਵੇਂ कर तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं देख पाएंगे यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। उसकी वजह यह है कि ओके, तो वो कैलकुलेशंस होती हैं या वो इन्वेसिव जो हमारे गैजेट्स होते हैं उसके जो है वो उसकी मदद से हम उन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। लिहाजा हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रैक्टिकली हमारे काम आ सकती हैं, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है बुक की। आपको ये टॉपिक जो है वो बुक से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। सर वो पीछे आपके थोड़ी नॉइज डिस्टरबेंस है, अगर वो सही हो जाए तो। नहीं, मेरे पास नहीं है, कोई भी नॉइज डिस्टरबेंस नहीं है। ये मेरा ख्याल है कोई और बीच में कोई और जो है ना, आई थिंक देयर वाज सम अदर पर्सन जिसकी कोई आवाज़ मुझे भी आ रही थी, वो यहाँ पे मेरे पास नहीं है। आपको क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, क्या है? सर आवाज़ क्लियर है, लेकिन वो जैसे फैन है या जैसे ऐसी कोई आवाज़ आ रही है शायद। अच्छा, ओके, जी सर। मे बी शायद जनरेटर ऑन है उसकी शायद, लेकिन वो काफ़ी दूर रखा हुआ है। एनीवे, ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? इसको थोड़ा पीछे। यस सर।
ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन ऑफ शॉक, इसका जो है वो एक एक लफ्ज़ हमें बहुत गौर से पढ़ने की ज़रूरत है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हम शॉक को नहीं समझ सकेंगे। अ प्रोसेस इन विच ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज आर डिरेंज्ड। ठीक है, इसमें बेसिकली ये वेस्कुलर फेल्यूर है और उसके साथ साथ क्या होगा कि जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन का फेल्यूर नहीं है बल्कि ब्लड की जो एक फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है टिश्यूज की तरफ, वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड हेंस ऑब्वियसली जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, लीडिंग टू टिश्यू हाइपोक्सिया। तो इस हद तक ऑक्सीजन की कमी है कि टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है। टिश्यू में टिश्यूज जो हैं जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जो एंड यूजर हैं ऑक्सीजन के, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है and resultant compromise of cellular metabolic activity and organ function. So we know that organs are made up of tissues and tissues are made up of cells. सारे organs जो हैं उनके tissues different होते हैं और tissues के अंदर different type of cells होते हैं और cellular metabolic activity जो होती है उसके लिए energy की ज़रूरत होती है और energy की जो source है वो एक food से हमें मिलती है जहाँ से हमें ग्लूकोज या फैटी एसिड्स या अमीनो एसिड्स मिलते हैं और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन का मौजूद होना ज़रूरी है और जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विटामिन्स या जिनको हम एंजाइम्स और कोएंजाइम्स कहते हैं, तो उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती है उसके नतीजे में। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन in the presence of enzymes and coenzymes they form energy and heat। तो एनर्जी जो है वो हमारे किसी भी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है और उस एनर्जी को बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हर वक्त एक रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई हो। अगर सेल्स काम करना छोड़ेंगे या कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे, सेलुलर हाइपोक्सिया होगा, तो अल्टीमेटली ऑर्गन्स जो हैं वो काम छोड़ना शुरू कर देंगे और उसके नतीजे में एक के बाद एक ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाता है और दिस एंड्स अप इन मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। तो इसको प्लीज़ इस जो डेफिनेशन है या जो डिस्क्रिप्शन है इसको एक दफ़ा फिर गौर से पढ़ लें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टिश्यूज की तरफ ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस है या डिरेंज्ड है, लीडिंग टू टिश्यू हाइपोक्सिया एंड द रिजल्टेंट कॉम्प्रोमाइज and resultant compromise of cellular metabolic activity and organ function। इसमें ये बात समझना बेइंतहा ज़रूरी है, इंतहाई अहम है कि ये लोकलाइज प्रोसेस नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड, मोर और लेस जनरलाइज्ड प्रोसेस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये किसी एक ऑर्गन की बात नहीं हो रही है। अगर ये एक ऑर्गन की बात हो रही होती तो हम इसको एंजाइना भी कह सकते थे, हम इसको सेरेब्रल एनॉक्सिया भी कह सकते थे। मिसाल के तौर पर अगर ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ किसी आर्टरी में नैरोइंग हो रही है और ब्लड नहीं जा रहा और ऑक्सीजन नहीं जा रही तो उसको हम एंजाइना कहेंगे। अगर ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो गया है और ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसको हम सेरेब्रल एनॉक्सिया कहेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि सिनकोपी होगी या प्री सिनकोपी होगी। लेकिन अगर ये एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है और पूरी बॉडी के अंदर या अक्सर पार्ट जो है बॉडी के अक्सर जो वेस्कुलर बेड्स हैं उनको इन्वॉल्व कर रहा है तो इसको फिर हम शॉक कहेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। Main goal of therapy is rapid cardiovascular resuscitation to re-establish tissue perfusion. Definitive treatment requires reversal of the underlying process। अब ये वही बात है जो हमने शुरू में डिस्कस की थी कि हमें ये पता होना चाहिए
कि ये शॉक है, और शॉक के अंदर एक चीज़ हमें मिल रही है जिससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पेशेंट शॉक में है, तो हम शॉक को मैनेज करेंगे। और उसके अंदर हम कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन पे अपना फोकस रखेंगे। जैसे ही हम कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन करेंगे तो ब्लड फ्लो, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वो रिरेंज था, वो होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपनी मेमोरीज को रिकॉल करें एक हफ्ता पहले की, तो हमने जो क्रिटिकली इल पेशेंट की बात की थी, तो उस वक्त हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो दो ऑर्गन सिस्टम्स सबसे ज़्यादा क्रूशल हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऑक्सीजन डिलीवर करें। लंग्स अगर सही फंक्शन कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचेगी। अगर पेशेंट एडिक्वेटली ब्रीथ कर रहा होगा, अगर उसका एयरवे इंटैक्ट होगा, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक पहुंचेगी, उस ब्लड तक जो लंग्स से सर्कुलेट करके जा रहा है। और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है, जिसका एक अहम पार्ट हार्ट है और बाकी वेसल्स हैं, तो अगर ये सिस्टम सही काम कर रहा है तो वो उस ऑक्सीजन को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएगा। तो ये दो सिस्टम जो हैं, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने पिछले अपनी क्लास में भी डिस्कस किए थे क्रिटिकली इल पेशेंट में। और हमारा ये जो पेशेंट है जो शॉक में है, ये भी बेसिकली क्रिटिकली इल है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ क्रिटिकली इल पेशेंट। तो हमारा जो मकसद है ट्रीटमेंट का, मेन गोल ऑफ थेरेपी इज रैपिड कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन टू रीएस्टैब्लिश द टिश्यू परफ्यूजन। दूसरा हमारा काम क्या होगा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्स रिवर्सल ऑफ द अंडरलाइंग प्रोसेस। कि अगर हम सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर को ही पे अपना ध्यान रखेंगे और जो वजह है शॉक की उसको हम ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम हरगिज हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। जो भी वजह है शॉक की, जो भी है, वो आगे चल के हम देखेंगे, हमें उसको भी साइमल्टेनियसली लुक आफ्टर करना होगा। एंड कैटेगोरिकली हम उसको जब मैनेज कर लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमने पेशेंट को डेफिनेटली ट्रीट कर दिया है। अदरवाइज अगर हम उसका जो जो अंडरलाइंग प्रोसेस या प्रोसेसेस हैं, अगर हम उनको साथ साथ मैनेज नहीं करेंगे तो हम अपने पेशेंट को मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो एक शॉक की मैनेजमेंट है, एक अंडरलाइंग कॉज या अंडरलाइंग प्रोसेस जो चल रहा है उसकी मैनेजमेंट। So this is a working classification of shock. 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हाइपोवॉल्यूमिक है, कार्डियोजेनिक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और ऑब्स्ट्रक्टिव है। Hypovolemic is very simple, as the name indicates. This is due to the depletion of volume. वॉल्यूम डिप्लीशन अगर हो जाए, हमें पता है कि हमारे पास तकरीबन 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे सर्कुलेशन के अंदर हर वक्त मौजूद होता है, और बहुत सारा फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर और इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको आप कहते हैं उसमें मौजूद होता है।